जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी के डिमांड के मुताबिक मैं हाजिर हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का फास्ट ट्रैक लेकर। ठीक है, फास्ट ट्रैक इसीलिए बोला गया है क्योंकि फास्ट ट्रैक का मतलब होता है हम लोग एकदम फास्ट रिवीजन इस चैप्टर का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे कल ही डालना था ये लेक्चर, लेकिन कल थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, इस वजह से नहीं कर पाए। आज देखो इसमें करता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, अभी देखो इस चैप्टर में जो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें कौन कौन सा टॉपिक कवर किया। ओम्स लॉ कवर किया, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कवर किया, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ कवर किया, स्पेसिफिक यूजेज ऑफ कंडक्टर्स रेस्पेक्टिवली, है ना। तो दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल उठता है कि व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कई प्रकार के सवाल हो सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे सबसे पहला सवाल ये हो सकता है कि करंट क्या है, स्केलर है या वेक्टर है। तो आंसर क्या होगा, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट के पास भले ही मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, तो करंट को होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी, बट करंट ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा जो सवाल है आपका इससे पूछ सकता है करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कूलम पर सेकेंड, क्योंकि करंट इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, क्या करंट का कोई और भी फॉर्मूला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, और क्यू को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग लिख सकते हैं एन ई। तो एन ई बाई टी, या तो क्यू बाई टी, या तो एन ई बाई टी, या फिर डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो ये डी क्यू बाई डी टी बहुत रेयर केस में पूछेगा। तो ये हो गया आपका करंट की बात। अच्छा, ये जो कूलम पर सेकंड है इसको हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है, एम्पियर। उसके बाद देखिए करंट के प्रकार, 2 प्रकार के करंट होते हैं। एक होते हैं डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट, और एक होते हैं एसी करंट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डीसी करंट का जो सोर्स होता है वो सेल होता है, बैटरी होता है, और डीसी डायनेमो होता है। ठीक है, और जो एसी का सोर्स होता है वो आपका होता है ये एसी डायनेमो होता है, एसी का सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे घरों में कैसी सप्लाई आती है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई आती है। कैसे सप्लाई आती है घरों में, ऑल्टरनेटिंग करंट। घरों में जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, सीरीज होता है या पैरेलल होता है। घरों में होती है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, आफ्टर दैट देखते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, जे बाई ए। तो जे इक्वल्स टू आई बाई ए। करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो यूनिट है वो होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट। और अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मान लिया जाए मैंने 2 कंडक्टर आपको दिए। एक कंडक्टर ऐसा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, और दूसरा कंडक्टर ऐसा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। A2 इज़ ग्रेटर देन A1 है। तो अगर A2 इज़ ग्रेटर देन A1 है तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए कि इनमें से अगर A2 इज़ ग्रेटर देन A1 है तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इनमें से किसकी करंट डेंसिटी अधिक है। तो जाहिर सी बात है ये एरिया बड़ा दिख रहा है, तो आंसर आपको यही होना लगेगा, ऐसा मतलब आपको ऐसा फील होगा कि यही आंसर होना चाहिए, इसकी करंट डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। बट गलत। क्यों गलत, क्योंकि देख लो करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू क्या होता है, जे इक्वल्स टू होता है आई बाई ए, यानी जिसका एरिया बड़ा उसकी करंट डेंसिटी कम। आम शब्दों में हम ये समझ सकते हैं, आम वाक्यों में, सरल वाक्यों में हम ये समझ सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी होती है वो इस बात को बताती है कि किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना ज़्यादा या कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड करंट डेंसिटी। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए इधर में और क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी एक बहुत अच्छा है, तो इसमें भी देख लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा सवाल नहीं आने वाला है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई इक्वल्स टू एन ई ए इंटू वी डी। अब यहाँ पर जो वी डी है वो आपका ड्रिफ्ट स्पीड है, जो ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ई इज़ इलेक्ट्रॉन एंड एन इज़ नंबर। ठीक है, एंड आई इज़ करंट। तो यहाँ पर आपको करंट डेंसिटी याद होना चाहिए, सॉरी ड्रिफ्ट स्पीड। यहाँ पर ये पूछा जाता है कभी कभी कि ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर कितना है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए लिखा हुआ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर है। आफ्टर दैट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड। अभी देखो ड्रिफ्ट स्पीड में एक और चीज़ आप समझ लो
कि ड्रिफ्ट स्पीड कब होता है, मान लेते हैं एक कंडक्टर ऐसा है और एक और कंडक्टर है, सेम दोनों कंडक्टर हैं, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, इसको मैंने बैटरी से जोड़ा है और इसको मैंने बैटरी से नहीं जोड़ा है, तो इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी और इसकी जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी ज़ीरो नहीं होगी। कहने का मतलब देखो होता क्या है ना, करंट के पास जो कंडक्टर होते हैं उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और कंडक्टर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जिगजैग पाथ में मोशन करता है। तो इस वाले केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मान लेते यहाँ से चला तो जिगजैग पाथ में मोशन करने के बाद वापस इलेक्ट्रॉन उसी स्थान पर रुक जाएगा, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या हो गया, ज़ीरो होगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भले ही चला है कहीं यहाँ से चलना शुरू किया तो इसको ऐसे ऐसे जाकर वहाँ पर रुकना चाहिए, वहाँ नहीं रुक के यहाँ रुक रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो आपका थोड़ा सा आपको यहाँ पर गैप दिख रहा होगा, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स आपका नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है वो डिफरेंस है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पुश हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के पुश होने के कारण इलेक्ट्रॉन में एक अलग से स्पीड आ जाएगी, तो उस स्पीड को बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। आई बात समझें, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक आपका कोई प्लस चार्ज आपने लिया, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज, ऐसे देख दो, ये प्लस क्यू चार्ज लिया, अब इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यहाँ पर इन्फिनिटी कहीं पर, इस इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में, तो यहाँ से चार्ज को उठाकर यहाँ पर लाएंगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, जितना वर्क डन करोगे दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आसान है आपका, आप देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो होता क्या है कि मान लीजिए कि आपका इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, इन्फिनिटी से यहाँ पर इन्फिनिटी से आपने दो चार्ज को लेकर आपको आना है, तो चार्ज वन मान लेते हैं Q1 है और ये मान लेते हैं Q2 है, मतलब Q1 को ही एक बार उठा के पॉइंट ए तक ले गया और एक बार उठा के इसको पॉइंट बी तक ले गया, तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में मान लेते हैं कि वी ए वक्त मतलब पोटेंशियल जो है वी ए है और इसकी जो पोटेंशियल है वी बी है, तो ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ ये चीज़। अब उसके बाद आते हैं ओम्स लॉ, तो हम लोग सबको जानते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अब जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो वी उसको इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई इंटू आर, एक कांस्टेंट आ जाएगा, दिस कांस्टेंट इज नॉन एज रेजिस्टेंस। अभी मैं आपको बता दूं ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ में क्या वी बराबर आई आर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ, या फिर कह लो कि आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ। सवाल ये है कि क्या ओम्स लॉ का कोई कंडीशन होता है, बिल्कुल होता है। ओम्स लॉ जो होता है तभी वैलिड है जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब भी हम ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे तो हम एक बात याद रखेंगे, हम डेफिनेशन में ही लिखते हैं, कई सारे बुक जो है डेफिनेशन में लिखता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस या करंट डेवलप्ड इन अ कंडक्टर या करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। ये आपको कई सारे बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, क्लियर है। ये हो गया आपका पेज 1। अब आते हैं नेक्स्ट, तो वहाँ पर देखिए जो मेरे पास V बराबर आई आर था, इसमें ये जो होता है R एक कांस्टेंट होता है और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये देखो ओम, R इज ओम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंडक्टर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है ओमिक कंडक्टर और एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। तो ओमिक कंडक्टर क्या होता है, जैसे मेटेलिक वायर, ये होता है ओमिक कंडक्टर, और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, जैसे डायोड वाल्व हो गया, ट्रायोड वाल्व हो गया, ये सब जो होता है डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, ये सब होता है आपका ट्रायोड वाल्व और एंड डायोड वाल्व, ये सब आपका होता है नॉन ओमिक कंडक्टर या नॉन ओमिक, जो भी कहना कह लो आप। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखिए क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है और ओम को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम को ऐसे लिखते हैं या फिर OHM ऐसे लिखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस,
आप इसका डायमेंशन देख लेना, इसका डायमेंशन कई बार पूछता है। ये आपका डायमेंशन है किसका, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है उसका डायमेंशन है आपका क्या, ML2T-3 एंड A-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर R। क्लियर है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जब मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस घटती है। आई बात समझ में। उसके बाद और भी जो है, जब एलॉय का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इसकी बढ़ेगी, बट बहुत थोड़ी सी बढ़ेगी, है ना। और जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रोलाइट का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस घटती है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट को कूल प्लेस में रखा जाता है। उसके बाद देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से डिनोट करते हैं, एंड दिस इक्वल्स टू E/J कह लो, या फिर रो इक्वल्स टू होता RA/L। आपने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10 में, R इक्वल्स टू रो L/L, सॉरी रो L/A। A इज़ द एरिया, L इज़ द लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड रो इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। किसको, रो को। और आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये सारा चीज़ आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं कि किस किस फैक्टर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। तो देखिए रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। और साथ ही साथ और क्या होगा, अगर हम कोई मतलब कोई मैकेनिकल जो होता है, मतलब जैसे कोई भी मेटल है उसमें अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो भी उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो इंक्रीज ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस ऐसे। उस आफ्टर दैट आपका द रेजिस्टेंस ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज जीरो। ये आप याद रखना कि सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। आफ्टर दैट कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, इनवर्स ऑफ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, यानी सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ। सॉरी उल्टा मैंने कह दिया, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/r। क्लियर है। तो कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है मो पर मीटर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़। उसके बाद कंडक्टेंस है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है मो होता है, देख लीजिए। ओम का स्पेलिंग होता है OHM और मो का स्पेलिंग होता है MHO। ओम को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, तो मो को डिनोट करते हैं उल्टा ऐसे, ठीक है। इसको लिखते हैं R से, और कंडक्टिविटी का कंडक्टेंस का उल्टा मतलब कंडक्टेंस को उल्टा लिखते हैं, ठीक है। तो इसको इसका सीमेन भी होता है। कंडक्टेंस इज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम पर मतलब पर ओम, या फिर कह लो CM, या फिर कह लो MHO। ये सारा चीज़, ठीक है। आफ्टर दैट कहाँ चला गया, आगे बढ़ गया, इतना आगे कैसे बढ़ गया। ओके कोई बात नहीं, इधर देखो, है ना, यहीं पे तो था, हाँ ये यहीं पे सेम है। ओके, ये देखिए, ये जो है आपका डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल्स ऑफ अ स्पेसिफिक यूजेज, ठीक है। अब देखिए इसमें से सवाल कई बार एनडीए इसमें से सवाल पूछ सकता है। इसमें से क्या पूछेगा, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी भी उसकी हाई होती है। उसके बाद और भी क्या होता है, हीटिंग इक्विपमेंट्स, जैसे आपका जितना भी हीटिंग इक्विपमेंट्स है हम लोग घर में यूज़ करते हैं, हीटर यूज़ करते हैं, गीज़र यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रेस यूज़ करते हैं। तो ये सब का जो कॉइल होता है ये नाइक्रोम धातु का बना होता है। कौन सा मेटल का बना होता है ये, नाइक्रोम का, ठीक है। इसके बाद एक मैग्नीन धातु होता है, मैग्नीन होता है और कॉन्स्टेंटिन होता है। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन कहाँ पर दिखेगा आपको, आप जब फिजिक्स लेबोरेटरी में जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज़ करोगे, RB मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। एक ऐसा
रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, इसमें ऐसा ऐसे जगह होता है, स्पेस होता है, यहाँ पर जाके की ऐसे लग जाता है, ठीक है, तो की लगता है। तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस बॉक्स जो बना होता है वो मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटिन धातु का बना होता है। तो क्या आखिर ऐसा क्या है कि उसको अलग मटेरियल का बनाया गया है? तो बात यह है कि जब मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन जो होता है उस जो मेटल होती है उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है। उसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर भी मैग्नीन का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम बढ़ेगा। तो अगर उसका टेम्परेचर मतलब मैग्नीन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो अगर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो लैब में जो रीडिंग हम ले रहे हैं वो रीडिंग हमारा एक्यूरेट आएगा। आई बात समझे? तो इसलिए हम लोग जो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो धातु यूज़ करते हैं मेटल, वो हम लोग मैग्नीन का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर दैट फ्यूज़ वायर, तो फ्यूज़ वायर भी जो होता है उसमें आपका मिक्सअप होता है। उसमें जो है कंडक्टर होता है 63% और 33% लीड होता है, और वो बहुत पतला वैल्यू होता है जिसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत कम होती है फ्यूज़ की। मतलब हल्का सा भी अगर ज़्यादा करंट आया तो वो तुरंत मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखो द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज़ लो बट रेजिस्टिविटी इज़ हाई। रेजिस्टिविटी हाई होती है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत लो होती है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर इसमें प्रूफ करके दिखाया है, बट आपको प्रूफ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल और एक होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसकी जो फार्मूला होती है ये 1/R1 + 1/R2 ये फार्मूला होता है, और RS जो होता है वो डायरेक्ट हो जाता है ना। कहने का मतलब है कि ऐसा होता है। सीरीज के लिए जो होता है फार्मूला RS = R1 + R2 + R3 + अप टू सो ऑन, ऐसे डॉट डॉट डॉट। और जो पैरेलल का जो फार्मूला होता है 1/RP = कह सकते हो 1/R1 + 1/R2 + ऐसे अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें एक ये याद रखना कि जब सीरीज में जो होता है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और करंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V = हो जाएगा V1 + V2 + V3। और अगर हम रेशियो निकालेंगे V1 = V2 = V3, ये तीन रेशियो अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका R1 = R2 और R3। ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये आपका पाथ फाइंडर से मैं आपका पूरा रिवीजन ले रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर वॉइस ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप ट्रैक को स्लो भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सुनिए उसको, फिर स्क्रीन को पॉज करिए, फिर उसको समझिए, फिर बुक को पढ़िए, ठीक है। वैसे कर करके पढ़िए। अगर बुक सामने खोल के पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ये हो गया आपका। इसके बाद इसके अलावा आपको जो मैंने बताया कि जो पैरेलल होता है उसमें करंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब वोल्टेज सबके लिए सेम होगा। तो V = V1 + V = V1, दिस = V2 एंड दिस = V3, ठीक है। तो इसमें देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो I = हो जाएगा I1 + I2 + I3 एंड I1 = I2 = I3, दिस = 1/R1 = 1/R2 एंड = 1/R3। तो ये सारा चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद होता है आपका इलेक्ट्रिकल सेल। अब ये देखिए इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है, ठीक है। ये भी इससे भी बेसिक क्वेश्चन पूछता है, हालांकि ये केमिस्ट्री को भी जोड़ता है, ये जो टॉपिक है केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है विच मेंटेन्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज को मेंटेन करता है इन अ सर्किट बाय केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिकल सेल देयर आर 2 rods ऑफ डिफरेंट मेटल्स ऑफ कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सेल में क्या होता है, दो अलग अलग रॉड होते हैं, 2 rods होते हैं, और दोनों रॉड जो होते हैं डिफरेंट मेटल्स के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सेल के जो टाइप होते हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी सेल का एग्जांपल है आपका डेनियल सेल एंड लेग्रैंजे सेल। डेनियल सेल और लेग्रैंजे सेल ये दोनों लैब में आपको दिख जाएगा, ठीक है। और इसकी एक खासियत क्या होती है प्राइमरी सेल की, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ही आपका ठीक है ना, करंट जो है वो फ्लो होता है। और सेकेंडरी जो सेल होता है उसमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए। व्हेन करंट लीव्स द सेल एट पॉजिटिव टर्मिनल एंटर्स एट द सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल देन द सेल इज डिस्चार्ज, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल वर्किंग ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सेल इन अ सेकेंडरी सेल, ठीक है। सेकेंडरी सेल क्या है, इन अ सेकेंडरी सेल
द करंट पास इन बोथ डायरेक्शंस, वही मैं कह रहा था आपको, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में करंट पास होता है सेकेंडरी सेल में, और प्राइमरी सेल में सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट पास होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है आपका फोटो सेल होता है। तो फोटो सेल क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सेल रेडिएंट एनर्जी, कौन सी एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। तो आपको एक न्यूमेरिकल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज फाइंड इन फोटो सेल। तो कैसा एनर्जी फाइंड होता है, रेडिएंट एनर्जी। उसके बाद एक आपका थर्मोकपल है। थर्मोकपल होता है क्या, इन दिस टाइप ऑफ सेल थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E इक्वल्स टू W/Q। ई को हम लोग ई से भी लिखते हैं और दिस W/Q लिख सकते हैं, ठीक है। तो W का यूनिट हो गया आपका जूल और Q का यूनिट हो गया आपका कूलम। तो जो EMF का जो यूनिट होता है वो आपका जूल पर कूलम कह लो या फिर कह लो वोल्ट, इसका भी यूनिट वोल्ट ही होता है, इसका भी यूनिट आपका वोल्ट ही होता है, वोल्टेज वोल्ट है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, जो सेल होती है उसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, सेल के बगल में एक छोटा सा ऐसे आर दिखाते हैं, उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ये V है और ये R है तो हम जो E लिखेंगे वो लिखेंगे V+R, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि जो छोटा r, यहाँ पर देखो जो हम लोग E का फॉर्मूला लिखते हैं, जो E बराबर लिखेंगे V+I/R, ऐसा लिखना चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम I निकालना चाहेंगे तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा E-V/R, ये हो जाएगा आपका। या कह लो कि R इक्वल्स टू ऐसा, R इक्वल्स टू E-V/I, ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर देखिए R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट। अगर एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देंगे तो वहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट से अगर जोड़ देंगे तो R+R हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सेल इंक्रीजेज देन इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उस बात की चर्चा की गई है। अगर सेल में जैसे दो प्लेट होता है ना, तो दोनों प्लेट के बीच की दूरी अगर बढ़ती है, ठीक है, फिर से पढ़िए, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ सेल इंक्रीजेज देन इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। यानी ये जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दो प्लेट के बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और अगर दो प्लेट के बीच की दूरी अगर इलेक्ट्रोड्स जो होता अगर उसका एरिया बढ़ता है इलेक्ट्रोड्स का तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगी। ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज में कुछ भी नहीं है, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसकी वो हम लोग टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। देखिए, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द करंट यू ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर आप ज़्यादा करंट सेल से ड्रॉ कर रहे हो तो जो दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है द लार्जर द करंट यू ड्रॉ द स्मॉलर द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये रिलेशन है E इक्वल्स टू V+IR, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। होता क्या है कि बहुत सारे सेल को जब हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे सेल को जोड़ने पर यहाँ पे देखो ये E है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि n बार जोड़ा गया सेल को, तो ये सारे सीरीज में हैं, तो अगर n बार जोड़ोगे तो नेट EMF जो होगा NE हो जाएगा। और यहाँ पर देखो स्मॉल r, तो नेट R जो होगा, जो R इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा आपका n इंटू स्मॉल r। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर n इंटू R, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस टोटल EMF जो हो गया वो आपका n इंटू E हो गया। अब इसको एक बड़ा सर्किट से जोड़े हो,
बड़ा रेजिस्टेंस से जोड़ दिया हो, तो यहाँ पर जो टोटल आर टोटल जो होगा वो कैपिटल आर इन प्लस एन इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा, आई के लिए पूछा जाता है। तो आई बराबर होता है टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना है, एन इंटू ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर ये वाला आई बस में। तो ये सारा फॉर्मूला है, इसको आप पढ़िए। उसके बाद पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं, तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में मेरा क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस ऐसे करके डॉट डॉट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी ये 1/R' ले लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा n/r हो जाएगा, तो इसका उल्टा r' जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r/n हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये देखिए आपका इस वाले डायग्राम में मैं बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का आप इसमें एक बैटरी जोड़ दो या कई सारे बैटरी जोड़ दो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो नेट ईएमएफ होगा वो ई होगा, लेकिन जो नेट रेजिस्टेंस होगा ये तो आपका 1/r प्लस 1/r प्लस ऐसे करके होगा। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका ऐसा, यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इसका ये हो जाएगा आपका n/r, और दिस इक्वल्स टू 1/r' हो जाएगा। तो r' कितना हो जाएगा, r' हो जाएगा आपका r/n हो जाएगा। ठीक है, r/n हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, एक बाहर में रेजिस्टेंस हमने लगाया है नीचे, ये देखिए नीचे एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस r और प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी r/n। तो टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा n इंटू आर प्लस r/n। ठीक है, फिर से हम करंट निकालेंगे, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, टोटल ईएमएफ। तो टोटल ईएमएफ ई हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस कितना था, r n इंटू आर प्लस r/n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n इंटू ई बाई n इंटू ई डिवाइडेड बाई n इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये देखिए इस तरह से नहीं दिया गया, हाँ ये रहा, ये वाला चीज़ ये रहा ये। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर है। आफ्टर दैट आपका है मिक्स्ड ग्रुपिंग इन। ठीक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या है, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में मतलब बहुत सारा, देखिए ये सीरीज में एक लाइन है, फिर दूसरा लाइन है, फिर दूसरा लाइन है, तो इन सभी को पैरेलल में जोड़ा गया। ठीक है, तो देखिए उतना ज़्यादा मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा एनडीए में नहीं पूछने वाला है, आप इसको देख लेना अपनी तसल्ली के लिए, बट मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा ये एनडीए में पूछने वाले हैं। हाँ, और क्या पूछेगा देखो, और एनडीए में सवाल कहाँ से पूछेगा, एनडीए में यहाँ से सवाल पूछ सकता है, एक रियोस्टैट से पूछ सकता है कि रियोस्टैट क्या होता है। मैं आपको बता दूँ, रियोस्टैट जो होता है उसका सिंबल ऐसा होता है, और इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। आपने रियोस्टैट देखा होगा लेबोरेटरी में। ठीक है, उसके बाद देखिए किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स के दो नियम हैं, एक है आपका केसीएल दैट इज कॉल्ड जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, और एक आपका लूप लॉ दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसको केवीएल भी कहते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, केसीएल और केवीएल। तो केसीएल को हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं या फिर जंक्शन लॉ कहते हैं, और केवीएल को हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं या फिर लूप लॉ कहते हैं। तो जंक्शन लॉ क्या कहती है कि कोई भी जंक्शन पर जो नेट करंट जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, और लूप लॉ क्या कहती है, सिग्मा ई प्लस आर आई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा ई जो होगा वो माइनस ऑफ सिग्मा आर आई के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो उसके बाद आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का देखिए कंडीशन क्या होता है, P/Q इक्वल्स टू R/S। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका थ्योरी तो पूछेगा नहीं, इस पर न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो इस पर जो है आप न्यूमेरिकल ट्राई करें, NCERT बुक से देख लें या इसी बुक में दिया होगा, या फिर मैं आपको इस पर आपको असाइनमेंट दूंगा तो उसमें देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन आपको याद होना चाहिए। अब ये देखो, जब भी हम ये कंडीशन याद रखते हैं तो हमें एक बात का बहुत पूरा ख्याल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, P/Q इक्वल्स टू R/S। तो ये देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो P और Q दोनों ऊपर है और R और S दोनों नीचे हैं। तो कई बार स्टूडेंट ऐसा समझ लेते हैं कि P और Q है, तो अगर ये दिया हुआ है, मतलब अगर ये याद है और डायग्राम ऐसा बनाना है, तो कई लोग ऐसा करते हैं, P इसको मान लेते हैं, Q इसको मान लेते हैं और R इसको मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। आप ऐसा मत करना, आप ये डायग्राम, तो इसलिए आप जब ये रिजल्ट याद रखें तो आप ये डायग्राम भी आपको याद रखना चाहिए। ओके, उसके बाद आपका है डिफरेंट मेजरिंग डिवाइस। तो डिफरेंट मेजरिंग डिवाइस नाम से ही पता चलता है, मतलब वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल
फ्लो को मेज़र करता है। तो इलेक्ट्रिकल फ्लो में क्या क्या होता है, अमीटर जो होता है वो करंट को मेज़र करता है, वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज को मेज़र करता है, अमीटर का सिंबल ए होता है, मतलब ऐसा एक, ठीक है ना, ये सारा चीज़। तो अमीटर में देखिए एक लो रेजिस्टेंस, बहुत लो रेजिस्टेंस इसमें जुड़ा हुआ रहता है सीरीज में, क्लियर है। और उसके बाद जो वोल्ट मीटर होता है वो आपका बहुत हाई रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है। तो ये सब छोटे छोटे डिफरेंस आपको याद रखना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि अमीटर और वोल्ट मीटर जो है वो दोनों जो है वो आपका गैल्वेनोमीटर की मदद से बनाया गया है, राइट। तो ये आपका चीज़ है। अब आपका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है। तो ये देखिए, ये एक फार्मूला है आपको, ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, एस इक्वल्स टू आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जी जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है, आई जो है आपका रेंज ऑफ अमीटर है, एंड आई जी है सेफ करंट फॉर गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो मैं आपको बता दूं कि इन तीनों में अमीटर में वोल्ट मीटर में और गैल्वेनोमीटर में, इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि अमीटर और वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर की मदद से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए पूरे अच्छे से, क्लियर है। तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, ओके। तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लेना इसको। आफ्टर दैट आपका जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें देखिए एच इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। एक आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है और एक होता है पावर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो पावर, इस पर कई सारे सवाल आते हैं। P इक्वल्स टू वी इंटू आई होता है, या वी स्क्वायर बाई आर होता है, या आई स्क्वायर आर होता है, ये सारा चीज़ होता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट दिया हुआ है आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। इसको याद रखने का क्या ट्रिक है, 3.6 आप याद रखो और इंटू साथ में देखो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर पावर में 6 कर दो, तो ऐसे याद रखो। इधर हो गया आपका KWH 1 किलोवाट आवर और इधर हो गया आपका जूल, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद आपका है आपका थर्मो इफेक्ट, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है आपका बहुत सारा चीज़, मतलब ऐसा होता है कभी कभी, द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कह सकते हैं कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको कह सकते हैं। मतलब थर्मल इफेक्ट के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर आपका इसमें 3 इफेक्ट पढ़ना आपको, सीबेक इफेक्ट है, पेल्टियर इफेक्ट है और थॉमसन इफेक्ट है। ये तीनों इफेक्ट को आप खुद से सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। ये मैं ज़्यादा, आप सिर्फ इतना समझ लो आप कि सीबेक इफेक्ट जो होता है, चलो मैं बता ही देता हूँ। सीबेक इफेक्ट देखिए क्या, व्हेन अ टेम्परेचर डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द जंक्शन ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स। मान लीजिए कि आप एक मटेरियल्स आपने ऐसा लिया और दूसरा मटेरियल, मान लीजिए आपने इसको एल्युमिनियम लिया और इसको कॉपर लिया। अब इसको दोनों को यहाँ पर जंक्शन पे जोड़ दिया आपने, इस वाले जंक्शन 1 को और 2 को, 1 को आपने रखा हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, और इसको रखा लो टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपने टेम्परेचर डिफरेंस करोगे तो जंक्शन में आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन, ओके, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, वही चीज़ आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ये कहाँ पे था, हाँ ये था आपका, ठीक है। ये आपका यहाँ पर, व्हेन अ टेम्परेचर डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द जंक्शन ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स देन अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द कपल of wire without the presence of any external battery. The EMF causing this flow is called thermo EMF. This effect is known as thermoelectric effect. तो इसी तरह से आपका पेल्टियर इफेक्ट भी है और इसी तरह से आपका थॉमसन इफेक्ट भी है। उसके बाद आपका एक लास्ट है आपका फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इसमें आपका 2 लॉ है, फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ है। इन दोनों लॉ को आप खुद से पढ़िए, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसका पूरा आपका फास्ट ट्रैक हो गया, ठीक है।
मैं इस पर कल आपको एक असाइनमेंट दूंगा या आज ही दूंगा एक असाइनमेंट, उस असाइनमेंट को आप अच्छे से करना, ठीक है। PDF में मैं आपको दूंगा एक असाइनमेंट। ओके, थैंक यू।